आज हम आप सबके साथ मिलकर भारत के इस रतन को आखिरी बार टाटा कहेंगे। रतन टाटा ने अपने जीवन के मापदंड इतने ऊंचे रखे कि सिद्धांतों के इस माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और आज जब 1 घंटे तक हम उनके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि उनसे क्या आप सीख सकते हैं, रतन टाटा होने का मतलब क्या है और रतन टाटा के आज ना रहने का मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा डर यही है कि 1 घंटे में उनके बारे में बात करना कहीं उनके साथ नाइंसाफी ना हो जाए। दुनिया भर में बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं, एक से एक सफल, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं। लेकिन जिस तरह से रतन टाटा ने भारत के आम लोगों के दिलों पर राज किया, वो बिल्कुल अलग और नई बात है। आज जब हमारे देश में नेताओं की तरह उद्योगपतियों की भी अक्सर आलोचना होती है, कहा जाता है कि उद्योगपति सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, तब रतन टाटा की शख्सियत ऐसी थी कि उन्हें हर हिंदुस्तानी दिल से पसंद करता था। और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के जीवित रहते हुए भी उसका कोई आलोचक ना हो, और रतन टाटा उन्हीं में से एक थे। हमारे देश में आप राजनीति से लेकर खेलों तक, फिल्मों तक और किसी भी क्षेत्र में एक से एक सफल लोगों को ले लीजिए, ऐसा बहुत कम होगा जब किसी की आलोचना ना होती हो। कुछ ना कुछ आलोचना तो जरूर होती है, लेकिन बहुत मुट्ठी भर चंद लोग ऐसे हैं जिनकी आलोचना ना के बराबर है, और रतन टाटा उन्हीं में से एक थे। रतन टाटा की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो अहंकार को हमेशा अपने आप से दूर रखते थे और अपने कर्मचारियों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। ये तस्वीरें जो अब हम आपको दिखा रहे हैं वर्ष 2021 की हैं, जब रतन टाटा पिछले 2 वर्षों से बीमार चल रहे थे। अब रतन टाटा पिछले 2 वर्षों से अपने एक पुराने कर्मचारी को देखने के लिए गए थे, जो कर्मचारी 2 साल से बीमार चल रहा था। और इस कर्मचारी को देखने के लिए वो मुंबई से पुणे गए और उन्होंने कहा कि वो घबराए नहीं, और उनके साथ टाटा ग्रुप का पूरा परिवार खड़ा हुआ है। इसके अलावा यह तस्वीर वर्ष 2012 की है, जब एक कार्यक्रम में अपने कर्मचारियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए रतन टाटा कुछ इस तरह से अपने घुटनों पर बैठ गए थे। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में क्या करते, वो कहते वो सीधे खड़े रहते और उनके कर्मचारी घुटनों पर आते, लेकिन रतन टाटा खुद भी घुटनों पर बैठ गए। ये उनकी सादगी थी। और ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें आपको मिलेंगी जिनमें रतन टाटा की सादगी और उनकी विनम्रता सबको हैरान करने वाली है। और लोग कई बार उन्हें देखकर यह भी पूछ लेते थे कि क्या ये वाकई में वही रतन टाटा हैं जिनकी कंपनियों की कुल नेटवर्थ पाकिस्तान जैसे देश की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, बल्कि वो आम लोगों के उद्योगपति थे, जो बिजनेस के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। टाटा ग्रुप में 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की है, जिसका मतलब यह है कि टाटा ग्रुप के कुल मुनाफे का 66% हिस्सा आज भी टाटा ट्रस्ट को जाता है। और इस दान से देश के आम लोगों की मदद की जाती है। और आज भारत दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में भले ही 11वें स्थान पर हो, लेकिन हुरून रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े दान करने वाले लोगों में टाटा ग्रुप पहले स्थान पर है। जमशेद जी टाटा ने 7,60,000 रुपए का दान दिया था, 7,60,000 रुपए का दान दिया, जबकि रतन टाटा ने भी समाज के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को जारी रखा। और कोविड के समय उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 1,500 करोड़ रुपए का दान दिया था। रतन टाटा मानते थे कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि पैसा दूसरों की भलाई के लिए भी होता है। और यही कारण है कि जब टाटा ग्रुप की कुल नेटवर्थ 34 लाख करोड़ की थी, तब भी रतन टाटा भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में बहुत पीछे 421वें नंबर पर थे। और इसका कारण यह है कि उन्होंने जो भी कमाया उसके एक बड़े हिस्से को उन्होंने समाज की और आम लोगों की भलाई पर खर्च कर दिया। रतन टाटा की मृत्यु के साथ आज हमारे देश में टाटा बिरला का वो युग भी समाप्त हो गया, जिसकी भारत के घर घर में एक जमाने में चर्चा हुआ करती थी। नेता भी टाटा बिरला का नाम लेते थे और आम जनता भी अक्सर टाटा बिरला का नाम लेती थी। और अक्सर जब किसी अमीर व्यक्ति की बात की जाती थी तो लोग कहते थे उसकी तुलना टाटा बिरला से की जाती थी। और जब लोग ये कहते थे कि तुम टाटा बिरला हो, तो वो ये समझते थे कि टाटा के जीवन में कोई समस्या और चुनौती नहीं होती होंगी।
लेकिन क्या आपको पता है कि रतन टाटा होना भी आसान नहीं है। अपने 86 वर्ष के जीवन में रतन टाटा ने कभी भी विवाह नहीं किया। वो आखिर तक अकेले रहे। उन्हें 4 बार प्यार तो हुआ, चारों बार वो शादी करने के काफी नजदीक भी पहुंचे, लेकिन उनकी शादी हो नहीं पाई। और आज भी जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तब उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और उनके साथ उनका कोई जीवन साथी भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद रतन टाटा को इसका कभी कोई पछतावा नहीं था। सोचिए, उन्हें जीवन साथी नहीं मिला, उनका जीवन संतान सुख के बिना अधूरा रहा, लेकिन वो कभी भी इसकी वजह से निराश नहीं हुए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रतन टाटा होना आसान नहीं है। आज जब हमारे देश में जातियों की इतनी राजनीति हो रही है, बात बात पर लोगों से उनकी जाति पूछी जाती है कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी पहचान क्या है, तब रतन टाटा की सलाह भी हमारे देश के नेताओं और आम लोगों के काम आ सकती है। वर्ष 2003 में इंडिया टुडे ग्रुप से बात करते हुए रतन टाटा ने कहा था कि वो भारत को एक पावर हाउस के तौर पर देखना चाहते हैं और इसके लिए भारत को पुरानी सोच और सीमाएं खत्म करनी होंगी। और ये सीमाएं हैं जाति, धर्म और क्षेत्रवाद की सीमाएं। उन्होंने कहा था कि जब हम जातिवाद और धर्म की सोच से बाहर निकल जाएंगे, तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया में अपनी एक जगह बना सकता है। और रतन टाटा ने जातिवाद को एक समस्या बताते हुए कहा था कि हम अपने आप को भारतीय की बजाय एक पारसी या पंजाबी के रूप में देखते हैं, यानी हम जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं में बटे हुए हैं और हमें ये सीमाएं तोड़कर अपने लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करनी होगी और वो दिशा तय करनी होगी जहां हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश के नेता और लोग रतन टाटा की इस सलाह को आज मानेंगे। और रतन टाटा ने सफलता के लिए कभी भी भरोसे का सौदा नहीं किया। उन्होंने हमेशा भरोसे को बरकरार रखा। उन्होंने हमेशा यह देखा, जब वो इंडिका कार लेकर आए थे, डीजल की पहली छोटी गाड़ी जो भारत में थी, उस समय उन्होंने मध्यम वर्ग के बारे में सोचा। और इसके बाद जब वो टाटा नैनो गाड़ी लेकर आए, उस गाड़ी के पीछे जो उनकी सारी सोच थी वो ये थी कि वो भारत के गरीब लोगों के लिए एक गाड़ी बनाना चाहते थे। वरना महंगी गाड़ी बनाकर भी वो पैसा तो बहुत कमा सकते थे, लेकिन टाटा नैनो की जो सोच थी वो ये बताती है कि रतन टाटा इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी भारत के गरीब लोगों के बारे में सोचते थे। रतन टाटा ने ही एक बार कहा था कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी किसी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस व्यक्ति की अपनी मानसिकता ही उसे नष्ट कर सकती है।